रशिया जो एरिया के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो इंडिया से 5000 किलोमीटर से दूर है। रशिया की पॉपुलेशन आज 144 मिलियन है। 1990 से पहले रशिया के पास 15 देश थे और उस टाइम रशिया इतना पावरफुल था कि वो लड़ाई में किसी को भी हरा सकता था। लेकिन 1990 के बाद जब रशिया का कानून बदला तब रशिया एक अलग डायरेक्शन में चला गया। हम सबको पता है कि रशिया कितना बड़ा है। लेकिन जितना बड़ा ये देश है उतना ही ज्यादा इस देश में करप्शन होता है। Transparency International listed Russia as one of the most corrupt developed nations in the world, ranked below countries like Nigeria and Iran. करप्शन के साथ रशिया के इतने बड़े एरिया में खेती भी बहुत कम इलाकों में होती है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से रशिया दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रशिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के पीछे ऑयल और नेचुरल गैस का ही हाथ है। अगर रशिया में ऑयल और नेचुरल गैस कम हो जाए या पूरी तरह से खत्म हो जाए तो रशिया एक गरीब देश भी बन सकता है। तो आपको पता लग गया होगा कि रशिया इकोनॉमी के मामले में इतना आगे क्यों है। यूक्रेन से वॉर स्टार्ट करने के बाद यूरोप के देशों ने भी रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि रशिया के पास ज्यादा कुछ ना होने के बाद भी ये देश इतना पावरफुल कैसे है। कैसे हर साल पुतिन दुनिया के पावरफुल लीडर्स की लिस्ट में आते हैं। क्या आगे जाकर दूसरे देशों के साथ रशिया के रिलेशन मजबूत होंगे या और ज्यादा खराब होंगे। आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। His decision to invade Ukraine has got a lot of people trying to figure out what's going through his mind, why he did what he did, and what he might do next. It's impossible to know for sure, but if we look back at his life and career, it can help us connect to some of the dots. रशिया को सही तरीके से जानने के लिए रशिया की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। ये बात है 1917 की और इसी टाइम रशिया की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। Russia suffered terrible losses and the Tsar's government seemed helpless. In February 1917, it was overthrown by revolution. Women rioted, demanding bread. They were joined by workers and soldiers. यानी 1917 में रशिया की सम्राट वाली सरकार हट गई और एक नई पार्टी ने इस सत्ता पर कब्जा कर लिया और वो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। A small party of Marxist intellectuals who called themselves Bolsheviks adopted the slogan, "Land, peace, bread, all power to the Soviets." And in October, the Bolsheviks, led by Lenin, seized control of the government. ये पार्टी ज्यादा दिन तक तो नहीं टिक पाई, लेकिन इस पार्टी ने रशिया में एक युद्ध शुरू कर दिया और वो वॉर था होम वॉर यानी गृह युद्ध। It was a terrible time. Civil war raged across the country. जब किसी देश में दो अलग अलग पार्टियां आपस में युद्ध करती हैं तो उसे ही गृह युद्ध कहते हैं। ये वॉर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें लाखों लोगों की जान तो जाती है, साथ में करोड़ों लोग बेघर भी हो जाते हैं और इसी वॉर के कारण उस देश में गरीबी और भुखमरी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप म्यांमार, अंगोला और अफगानिस्तान को देख सकते हैं। ये देश जितने आज गरीब हैं उतने पहले नहीं थे, लेकिन इन देशों में सिर्फ एक वॉर के आने के कारण इनकी पूरी हिस्ट्री बदल गई। तो आप समझ सकते हैं कि होम वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी वॉर की शुरुआत रशिया में भी हो गई थी। इस वॉर के 5 साल बाद यानी 1922 में हमें रशिया की हिस्ट्री में दूसरा सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और वो था यूएसएसआर की स्थापना। दिसंबर 1922 में रशिया ने आज के 15 देशों पर कब्जा कर लिया था और वो देश थे यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इस्थेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, किर्गिस्तान, लिथुआनिया और क्रांतिकारी। इन 15 देशों के संघ को यूएसएसआर कहा जाता था यानी सोवियत संघ। जब ये यूएसएसआर बना तब यूएसएसआर और अमेरिका के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ। इस वॉर में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर हर जगह पर नंबर 1 था, फिर वो चाहे एरिया वाइज हो, पॉपुलेशन वाइज हो या फिर किसी और फील्ड में हो। 1950 के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने यूएसएसआर को कमजोर करने का एक प्लान बनाया। रीगन ने यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए हर वो एक तरीका अपनाया जो उन्हें सही लगा। रीगन के अपने तरीकों से यूएसएसआर कमजोर होने लग गया था। यूएसएसआर इतना कमजोर हो गया था कि वो अफगानिस्तान से भी युद्ध में हार गया था, जिसके बाद लोगों का डर खत्म होता गया और देखते देखते 1990 तक यूएसएसआर पूरा टूट गया। यानी 1990 में यूएसएसआर के ये 15 देश यूएसएसआर से अलग होकर नए देश बन गए थे। इन 15 देशों के अलग होने के बाद भी रशिया को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इन देशों के साथ मिलकर रशिया ने पहले यहाँ से काम कर दिए थे जो किसी देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन देशों के साथ मिलकर रशिया ने सबसे बड़ा काम किया 1957 में और वो काम था स्पेस एक्सप्लोजन। 1957 में रशिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके ठीक 60 साल बाद यानी 1961 में रशिया ने दोबारा स्पेस यात्रा की और यूएसएसआर के साथ मिलकर रशिया ने ऐसे कई बड़े युद्ध लड़े जिससे रशिया एक स्ट्रॉन्ग देश बन गया। आइए अब जानते हैं रशिया कितने पावरफुल होने के 4 सबसे बड़े कारणों को।
यूएसएसआर के अलग होने के बाद रशिया को भी थोड़े बहुत नुकसान हुए थे, जिसके बाद रशिया ने अपनी इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि यूएसएसआर के अलग होने के ठीक 4 साल बाद ही रशिया की सकल घरेलू उत्पाद में 50% की गिरावट देखने को मिली थी। इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए रशिया ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया कच्चे तेल पर। कच्चे तेल को बढ़ावा देने के लिए रशिया ने नए भंडार बनवाए, लेकिन रशिया को इन सब में बहुत खर्चा हुआ, क्योंकि रशिया को सिर्फ एक भंडार खोलने में $1 ट्रिलियन का खर्चा होता था। लेकिन फिर भी रशिया ने इतने पैसे खर्च करके कच्चे तेल के भंडारों को हर जगह खोलने का फैसला किया, जिसके बाद देखते देखते रशिया 2007 में तेल के मामलों में दुनिया के दूसरे स्थान पर आ गया। 2011 में रशिया ने सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन किया, और 2011 में रशिया ने इतना ऑयल एक्सपोर्ट किया कि रशिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आ गया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में रशिया ने इससे भी ज्यादा कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया, इतना ज्यादा कि 2018 में रशिया हर दिन 11.16 मिलियन बैरल ऑयल सिर्फ एक दिन में बेचने लग गया था। और अगर आज भी हम देखें तो रशिया ऑयल बेचने के मामलों में दुनिया के टॉप 10 देशों में से ही एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस टाइम रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंडिया ही खरीद रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट देखें तो पता चलेगा कि मई महीने के बाद रशिया ने अपने एक्सपोर्ट का 80% ऑयल भारत और चीन को ही बेचा है। पहले तो रशिया यूरोपियन देशों को ही तेल बेचता था, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई के बाद यूरोप के देशों ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, जिसके बाद एशिया के 2 बड़े देशों ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया, और वो देश इंडिया और चाइना ही है। अभी इस टाइम हमारे इंडिया में हर दिन 20 लाख बैरल ऑयल रशिया से खरीदा जाता है। आपको एक बात ये भी बता दूं कि जब अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों ने रशिया के ऑयल पर बैन लगाया, तभी रशिया ने भी अमेरिका की आधी चीजें खरीदना बंद कर दिया, और रशिया ने जितना महंगा ऑयल यूरोप को बेचा, उतना महंगा ऑयल इंडिया और चाइना को नहीं बेच रहा है। इसी वजह से इंडिया और चाइना ज्यादा ऑयल खरीद रहे हैं। रशिया ऑयल के साथ साथ गैस के मामले में भी आगे बढ़ रहा है, और ये रशिया की जीडीपी का 16% योगदान है। इतने वॉर और प्रॉब्लम्स के बाद भी रशिया अपनी इकोनॉमी को इस तरह से मेंटेन कर रहा है कि आज रशिया वर्ल्ड इकोनॉमी की रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। लेकिन ये उतना भी बड़ा नंबर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि एरिया के हिसाब से देखें तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसको तो इकोनॉमी के मामले में टॉप 5 पर होना चाहिए, और अगर रशिया इकोनॉमी के मामले में इतना आसान नहीं है तो रशिया एक पावरफुल देश कैसे हो सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं कोई देश पावरफुल है या नहीं। इसका पता करने के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है जीडीपी, दूसरा है मिलिट्री स्ट्रेटजी, और तीसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। रशिया की जीडीपी को हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था, और रशिया की जीडीपी हर साल बढ़ रही है, तो देखते देखते रशिया की जीडीपी एक टाइम पर सही भी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रशिया की मिलिट्री की। आपको बता दूं, रशिया की मिलिट्री के कारण ही रशिया इतना पावरफुल देश बन पाया है। रशिया की शुरुआत युद्धों के साथ ही हुई है, कुछ वॉर तो अभी भी चल रहे हैं। रशिया की सेना की बात करें तो रशिया की सेना को अलग अलग एरिया दिए हुए हैं। रशिया में 3 तरह की सेना है। पहली ग्राउंड फोर्सेस, जिसको शहरों में रहना पड़ता है। दूसरी फोर्स है एरोस्पेस फोर्स, और तीसरी नौसेना। और रशिया की नौसेना को भी अलग से 4 शहर दिए हुए हैं। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि रशिया की सेना में जितने भी लोग होते हैं वे 18 से 27 के 20 वाले सिटीजन मेल ही होते हैं। और रशिया मिलिट्री के मामले में इतना पावरफुल है कि इसके पास दुनिया की 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है। मिलिट्री के साथ रशिया को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के काम करती है वो है पॉलिटिकल जियोग्राफी। हम सब जानते हैं कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और रशिया के इतने बड़े एरिया के कारण ही रशिया को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रशिया में ऑयल और नेचुरल गैस कितनी ज़्यादा होती है, और इसके कारण रशिया की जीडीपी में भी बहुत योगदान मिलता है। ये सब कुछ रशिया के इतने बड़े एरिया के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। इस एरिया के कारण रशिया को जीडीपी के बाद एक और फायदा होता है, और वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया के बीच में रास्ता बनाता है। रशिया के नॉर्थ में आर्टिक ओशन है और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। रशिया में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसी वजह से यहाँ पर खेती भी बहुत कम होती है। लेकिन रशिया के इतने बड़े एरिया के कारण रशिया को एक और ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अब रशिया बहुत बड़ा है तो रशिया की बॉर्डर भी बहुत देशों से मिली हुई है, और जिन देशों से बॉर्डर नहीं मिली हुई है उनके आसपास में ही रशिया का कोई एरिया होता ही है, खासकर एशिया और ईस्ट यूरोप में। अब रशिया इतना बड़ा है, और अगर किसी देश के साथ रशिया का युद्ध हो भी जाता है तो रशिया को अटैक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी वजह से रशिया अपने एरिया की वजह से और अपनी मिलिट्री की वजह से बहुत पावरफुल देश है। रशिया में 1990 के बाद एक अलग तरह का कानून चला है। इसी 20 साल 2000 में एक नए प्रधानमंत्री की एंट्री होती है, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की सरकार आते ही रशिया में कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और जगह जगहों पर लोगों की जाने जाने लगी। इन सब के बाद भी पुतिन 2004 में रशिया के नए राष्ट्रपति बन गए। पुतिन के प्रेसिडेंट बनते ही इनकी सरकार ने रशिया के लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया, और उनके लिए अलग अलग योजनाएं निकाली, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके बाद 2012 और 2018 में फिर से पुतिन रशिया के राष्ट्रपति बने। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन के आने के बाद कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं जीत पाई, और पुतिन ने रशिया के लिए ऐसा क्या किया जिससे रशिया के लोग हर बार पुतिन को ही ला रहे हैं। तो आपको बता दूं, अभी तक रशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूशिप 2 लीडर्स ने किया है, और उन 2 में से एक पुतिन ही है। रशिया में पुतिन की सरकार आने से रशिया की जीडीपी में भी बहुत फर्क देखने को मिला है, और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, रशिया की पॉपुलेशन में भी बहुत फर्क पड़ा है। आपको बता दूं, यूएसएसआर के खत्म होने के बाद रशिया में हर साल 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, लेकिन 2008 के बाद रशिया ने अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल पा लिया, और 2008 के बाद ये पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। रशिया के रोस्टेट का कहना है
कि 1991 के बाद पिछले कुछ सालों से ही रशिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। यानी कितने सालों से ये रशिया की पॉपुलेशन ना बढ़ना रशिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन उनका ये भी मानना है कि रशिया इसी तरह से अपनी पॉपुलेशन आगे बढ़ाता गया तो भी वो 2050 तक पॉपुलेशन के मामले में 70वें नंबर पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे जाकर रशिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बल्कि ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बाकी वाले कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। कम पॉपुलेशन से आगे जाकर रशिया को फायदा होगा या नुकसान, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मिलिट्री के मामले में रशिया आगे जाकर भी टॉप 5 में ही रहेगा। लेकिन इतनी कम पॉपुलेशन के बाद भी रशिया को जो पावरफुल बनाने का काम करती हैं वो हैं डिप्लोमेटिक टाइज विथ फॉरेन नेशन। पिछले कुछ सालों से रशिया के रिलेशन दूसरे देशों के साथ मजबूत हुए हैं, वो भी ऐसे देश जो हर मामले में सबसे आगे हैं। जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई तब यूरोप के कुछ देश रशिया से बहुत नाराज हुए, जिसके कारण उन देशों ने रशिया से सामान खरीदना बंद कर दिया। यूरोप से रिलेशन बिगड़ने के बाद एशिया के 2 बड़े देशों ने रशिया का साथ दिया और वो इंडिया और चाइना ही है। रशिया ने पिछले कुछ सालों में ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत, चाइना, तुर्की और ईरान के साथ मजबूत रिलेशन बन गए हैं। इसी साल रशिया ने फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट में कहा कि अगर रशिया और ये देश साथ रहेंगे तो ये आगे जाकर किसी भी महामारी और युद्ध से जीत सकते हैं। रशिया खुद तो एक पावरफुल देश है ही, साथ ही ऐसे बड़े देशों के साथ रिलेशन होने से ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनसे रशिया को आगे जाकर बहुत नुकसान भी हो सकता है। रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रशिया में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। करप्शन के कारण रशिया की जीडीपी में बहुत फर्क पड़ता है। करप्शन और जीडीपी के बाद रशिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रशिया की कम पॉपुलेशन। लेकिन पिछले कुछ सालों से रशिया इन प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के आने के बाद काफ़ी हद तक रशिया की पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई है। लेकिन अगर रशिया अपनी जीडीपी और करप्शन पर कंट्रोल पा लेता है तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल देश बन सकता है। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।